चलिए सभी लोग पहले निकालिए वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल। कल हमने देखा था उत्तरी अमेरिका, मेनलैंड देखे थे, ठीक है। यूएसए के क्षेत्र में कई सारे द्वीप आते हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। वो द्वीप कहाँ कहाँ अवस्थित है पहले इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम आएंगे दक्षिणी अमेरिका पर, ठीक है। वर्ल्ड पूरा निकल गया। एक बार आप लोग ढूंढिए उत्तरी अमेरिका के द्वीप कौन कौन से हैं। देखिए ये मैप सबने निकाला है, ये वाला। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इधर इस साइड में, ठीक है। इधर आइए, जूम कीजिए इस साइड, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। यूएसए के कौन कौन से पार्ट है। जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था तो ये सारे पार्ट पे वो लोग कब्जा किए, कुछ आज़ाद किए, कुछ आज भी उनके कब्जे में है, यानी कि वहाँ पे उन्हीं का शासन चलता है। वही चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइट साइड में देखिए, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में यहाँ एक है गुआम, यूएसए का पार्ट है। इसको हाईलाइट करते हुए चलिए, गुआम मिला सबको। गुआम यहाँ है, ये रहा। फिलीपींस के बगल में दिखा सबको। एटलस कोई है जिनके पास एटलस नहीं है? सभी के पास है ना एटलस? चलिए मिल गया गुआम। पेज नंबर बता दीजिए जिसको नहीं पता। आगे सबके पास कंटेंट दिए हुए, उसमें देख लीजिए वर्ल्ड में कौन सा है। पेज नंबर वहां से देख के फिर जाइए। ठीक है, मिल गया सबको गुआम। बातें मत कीजिए। इसी के पास में है, थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे तो नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड, ठीक है। ये भी यूएसए का पार्ट है। इसी के जो गुआम था, इसी के उत्तर में ये है नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है जो यूएसए के अंतर्गत आता है। मिल गया नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड। जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, जो जहाज उड़ी थी बम जो गिराने वाली थी, यहीं से उड़ाया गया था। यहाँ से जापान पे जाके उन्होंने अटैक किया, ठीक है। मिल गया सबको। अब आ जाइए पूरा लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ सबसे पहले दिखेगा हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाईयन आइलैंड दिखा सबको। आप राइट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखें। मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आइए, एक अगला है। ये सारे आइलैंड है जो यूएसए के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है पाम, क्या है, पमीरा, पमीरा आइलैंड। ये भी यूएसए के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ दिखा एकदम कोलंबिया है। कोलंबिया के सामने जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के थोड़ा सा उत्तर में दिखा पमीरा। एल साइलेंट है, एल साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। एल आर कई ऐसे शब्द है जो साइलेंट होते हैं, ठीक है। दिखा सबको? हाँ
किरितिमाती यहीं पर है, ठीक है, किरितिमाती उसी के बगल में है, मिल गया। विषुवत रेखा पर है बेकर आइलैंड, ठीक है, ये रहा विषुवत रेखा पर बेकर आइलैंड, यूएसए के अंतर्गत ही आता है, मिला सबको। उसी के बगल में है जार्वी आइलैंड, जार्विस आइलैंड, ये भी यूएसए के अंतर्गत ही आते हैं, सारे हाईलाइट करते हुए चलिए, मिला, दोनों विषुवत रेखा पर ही है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पर ये है समोआ, ठीक है, ये रहा समोआ, ये भी यूएसए के अंतर्गत ही आता है, समोआ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, जहाँ फ्रांस का है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, ब्रिटेन के भी कई सारे द्वीप है, तो हम अभी यूएसए देखने वाले हैं, उसके अंतर्गत आने वाले इतने सारे द्वीप है, ठीक है। एक और है अलास्का में, ये जो बैरो है, बैरो से ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम है मिडवे आइलैंड, ठीक है, इससे ऊपर यहीं पर है एक मिडवे आइलैंड, वो भी यूएसए के अंतर्गत ही आता है, अगर नहीं है तो वहां पर लिख लीजिए आप, यहां पर है मिडवे आइलैंड, अलास्का के ऊपर, ये जहां बैरो है, ठीक है, इसके ऊपर है मिडवे आइलैंड, ठीक है। इस मैप में भी नहीं है, अधिकतर में नहीं होगा, लेकिन ये उसके अंतर्गत आता है, तो यहां पर लिख लीजिए आप, बैरो के ऊपर ही मिडवे आइलैंड, ठीक है। उसके बाद आइए बहामास वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर है एक वर्जिन आइलैंड, ये पहले एक यहां पे है प्यूर्टो रिको, ठीक है, प्यूर्टो रिको ये यूएसए के अंतर्गत है, प्यूर्टो रिको दिखा, एक बार स्क्रीन पर देखिए, डोमिनिकन रिपब्लिक जहां है उसी के नीचे प्यूर्टो रिको, ये वाला जो द्वीप दिख रहा है, ये छोटा सा, ये है यूएसए के अंतर्गत आता है, सबको मिल गया, ठीक है। और इसी के बगल में है छोटा सा वर्जिन आइलैंड, वर्जिन आइलैंड में एक ब्रिटेन का है और एक यूएसए का है, ठीक है, इसी के बगल में है, यहाँ छोटे छोटे हैं वर्जिन आइलैंड, ठीक है। उसमें से एक वर्जिन जो है 1917 में ब्रिटेन से यूएसए ने उसको खरीदा था, ठीक है, तो जो बड़ा वाला पार्ट है वो ब्रिटेन के पास है, और वर्जिन आइलैंड का छोटा वाला पार्ट है वो यूएसए के पास है, ये सारे जो आइलैंड है यूएसए के अंतर्गत आते हैं, हाँ। इसी के बगल में जो प्यूर्टो रिको, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसी में है वर्जिन आइलैंड। अब इस मैप में दिख नहीं रहा, गूगल पे आप सर्च करेंगे गूगल मैप पर तो उस पर दिखाएगा क्लियरली, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? कोई है जिसको कोई आइलैंड नहीं मिला? कौन सा नहीं मिला? वर्जिन आइलैंड, इसी के बगल में है, गूगल में आप खोलेंगे गूगल मैप पर, ठीक है, तो यहाँ आएगा, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा, हाँ बॉक्स जो जूम में दिया होगा ना, जहाँ, रुकिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ एक बार, हाँ देखिए, ये है थोड़ा सा जूम, ये हिंदी में है, इसमें कहीं दिख रहा? ये रहा वर्जिन द्वीप समूह, दिखा, अमेरिका व ब्रिटेन, ठीक है। इतने सारे आइलैंड है ये मिडिल वाले पार्ट में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। कौन सा है? ऊपर लिखा हुआ है मध्य अमेरिका, इसे बोलते हैं, कैरिबियन द्वीप समूह है, उसका इतिहास भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे, लगभग 700 से ज़्यादा यहाँ पर द्वीप है, और कोरल द्वीप जो होते हैं यहाँ पर 2000 से ज़्यादा कोरल द्वीप और 700 से ज़्यादा यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इतने जूम में वो प्रश्न नहीं पूछते, इसलिए हमें ये नहीं देखने,
ये क्लियर हो गया। अब निकालिए साउथ अमेरिका, उसको देखते हैं। पहले पॉलिटिकल देख लेते हैं, है ना। साउथ अमेरिका में कितने देश हैं? 15। क्या हुआ? 15 हैं। हाँ, दिखाता हूँ 15 के 15 आपको। कहीं 11 मिलेगा, कहीं 12 मिलेगा, कहीं 13 मिलेगा। एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप को भी इसमें देश दिखाया गया है। देखिए 15 देशों के नाम दे रखे हैं, मैं एक बार बोलता हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। पहला है ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, सूरीनेम, वेनेजुएला, त्रिनिदाद व टोबैगो। हाँ ठीक है, ऊपर है वेनेजुएला का, ठीक है। उसके बाद है गुआना, पराग्वे, उरुग्वे, अरूबा, अरूबा भी एक द्वीप है, और फ्रेंच गुयाना। ये 15 है। सबको देखते हैं कौन कहाँ पर है, ठीक है। सबसे ऊपर है वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया, फिर यहाँ इक्वाडोर, यहाँ पेरू है, सबसे बड़ा ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ आएंगे तो ये है गुआना, ये है गुआना, उसके बगल में है सूरीनेम, फिर फ्रेंच गुआना है, ये फ्रांस के अंतर्गत आता है, ठीक है, फ्रांस की टेरिटरी है। उसके बाद यहाँ है चिली, फिर अर्जेंटीना, यहाँ पराग्वे, यहाँ उरुग्वे, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे हमने नाम देखा, त्रिनिदाद, आप लोग मैप पर उसको ऐड कीजिए, मैं जगह बताता हूँ कहाँ है त्रिनिदाद। अरूबा द्वीप की बात किए, जो वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? अरूबा द्वीप, वो एक देश के रूप में है, ठीक है। अरूबा द्वीप, अरूबा आइलैंड यहीं पर है, ये जो दिख रहा है ना, ज़्यादा ही जूम हो गया, यहाँ ये कौन सा दिख रहा है? मार्गेरिता है, इसके ऊपर पर है अरूबा द्वीप। टोबैगो दिख रहा है आपको बगल में, उसी के लेफ्ट साइड में है, बहुत छोटा सा द्वीप है वहीं पर। हाँ कौन? वो क्या बोल रहे हैं आप? पोर्ट ऑफ द्वीप का लोकेशन पता चला, ये एक देश है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये है ट्रिनेडो एंड टोबैगो। यहाँ इतना जो दिख रहा है ये एक देश है। यहीं पर एक अगला है दूसरा जो हमने नाम लिया अभी, अरूबा द्वीप, ठीक है, वो भी देश के रूप में दे रखा है। बहुत सारे किताबों में इसको देश के रूप में नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो इस पे कंफ्यूजन ही मानिएगा आप, देश है या नहीं, ठीक है। अरूबा, ठीक है, जब इसको हटा देंगे तो 14 देश होंगे यहाँ पर, ठीक है। कई जगह पे कई होते हैं ना जो अपने आप को देश बताते हैं कि हम देश है, लेकिन बहुत सारे जो देश है उसको सपोर्ट नहीं करती देश के रूप में, उसको किसी ना किसी देश के टेरिटरी के रूप में देखते हैं। तो ये जो है अपने आप को देश बोलता है, ठीक है। तो कई किताबों में इसको देश के रूप में रखा गया है, कई को टेरिटरी के रूप में रखा गया है, ठीक है। बाकी सारे देश मिल गए। अब इसके फिजिकल पे चलते हैं। फिजिकल एक बार समझेंगे, उसके बाद से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। फिजिकल पे आइए। जैसे अमेरिका को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके देखा था, इसको भी हम 4 पार्ट में ही डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। इसमें इस साइड देखें तो क्या है?
एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ऊंचाई के हिसाब से देखें तो विश्व में हमारा जो एवरेस्ट है, हिमालय है, हिमालय के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर ऊंचाई के हिसाब से ये पर्वतमाला है, ठीक है। तो लंबाई के हिसाब से विश्व में नंबर 1, ऊंचाई के हिसाब से विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र देखें, पहला क्षेत्र तो ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जो हम डिवाइड करके देखेंगे ये उच्च भूमियाँ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पूर्वी उच्च भूमियाँ, ठीक है। पहला क्षेत्र ये पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पूर्वी उच्च भूमियाँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी देखेंगे मध्य मैदानी क्षेत्र। इन दोनों के बीच में ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये क्या है, मध्य मैदानी क्षेत्र। और अंतिम जो हम डिवाइड करेंगे वो करेंगे तटीय प्रदेश, ठीक है। यहाँ के जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर भी कृषि की जाती है, तो इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर नदियों को देखें तो जितनी भी नदियाँ हैं उसमें से अधिकतर नदियाँ इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से होकर निकलती है, ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। नदियों में देखें तो यहाँ की अगर उसकी जो जल क्षमता है, जल क्षमता के आधार पर देखें तो अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जल क्षमता के आधार पर, ठीक है। लेकिन लंबाई पर देखें तो सबसे बड़ी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। 4 पार्ट समझ में आ गया, पर्वतीय क्षेत्र, उच्च भूमियाँ, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान और तटीय क्षेत्र। इन 4 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैप पर जूम करके देखते हुए चलते हैं, हाईलाइट आप करिएगा, उसके बाद से इसको हम लिखना प्रारंभ करेंगे। अब स्क्रीन के सामने नहीं रहूँगा मैं। चलिए सबसे पहले हम नदियों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, या सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों को करते हैं, ठीक है। हाँ, पर्वत श्रेणियाँ जिसे हम बोलते हैं पर्वत श्रेणियाँ, सबसे ऊपर से चलेंगे, ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, वहीं से हम नीचे की तरफ आएंगे। अगर इसकी उत्तरी अमेरिका का लोकेशन देखें तो कहाँ है, अधिकतर क्षेत्र जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, 80% हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा 2 रेखाएं गुजरती है, और प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं कि विषुवत रेखा पे निम्न में से कौन सा देश अवस्थित नहीं है, तो मकर रेखा पर भी आ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न काल्डिटेरा, इसको हाईलाइट कीजिए, वेस्टर्न काल्डिटेरा, ठीक है। जैसे हिमालय का 3 क्षेत्र है, ठीक है, 3 क्षेत्रों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, वहाँ यहाँ भी ये 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। वेस्टर्न कार्डिलेरा ये दिख रहा है, उसके बाद ईस्टर्न कार्डिलेरा, ठीक है, हाईलाइट करते हुए चलेंगे आप लोग, और उसके बीच में जो है उसे बोलते हैं सेंट्रल कार्डिलेरा, हो गया। सबसे ऊपर यहाँ देखिए कार्डे मेरिडा दिख रहा है, यहाँ कार्डे मेरिडा, ये सारी ऊंची स्थल है, पर्वतों की सबसे ऊंची, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये क्या था हमारा, पनामा, ठीक है, पनामा, और यहाँ पर कौन सा है, ये कौन सा है, कोलंबिया। तो उत्तर अमेरिका का पनामा और दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे जल डमरू मध्य होता है वैसे ही क्या होता है, जो स्थल को मिलाने वाला उसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि, ठीक है। 2 स्थलों को मिलाने वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं स्थल संधि, ठीक है। यहाँ की जो ऊंची चोटियाँ है उसको भी हाईलाइट करते हुए चलिए। यहाँ पर कौन सा है, बोलीवर,
कार्ड डे मेरिडा का सबसे ऊंचा चोटी है बोलीवर, ठीक है, बोलीवर, दिख गया। उसके बाद ईस्टर्न जो कार्डिलेरा है, यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी ये रहा 5215 मीटर है, नाम है टोलिमा, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल कार्डिलेरा है, इसका हाईएस्ट जो पिक है उसका नाम है नेवाडो डेल हैला, नेवाडो डेल हुइला, ठीक है, 5750 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यहीं पर एक खाड़ी है गल्फ ऑफ पनामा, इसको भी हाईलाइट करते हुए चलिए, खाड़ी भी हाईलाइट कर लेते हैं, गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। और यहाँ नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ गुआक्यूल, गुआकिल, ठीक है। नाम थोड़े से अजीब अजीब है क्योंकि भारतीय नाम नहीं है, विदेशी नाम है। यहाँ पर है कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। कोटोपैक्सी ऊंचाई कितनी है? 5896 मीटर। उसी के नीचे एक और है चिम्बोराजो, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, चिम्बोराजो, चिम्बोराजो, हाँ उसी के नाम पे पड़ा है। चिंपांजी सबसे पहले कहाँ थे? अफ्रीका, वहीं से तो पूरे आए, फिर मनुष्य के रूप में तब्दील हुए। चलिए यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर एक पिक है जिसका नाम है हाउसेरन, हाउसेरन, हाँ सी भी है इसमें, ठीक है। वास्करन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैं दूसरे क्षेत्र का हूँ, आप लोग दूसरे क्षेत्र के हैं ना। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेटू है, बोलिवियन प्लेटू। किसको? नहीं, ये पर्वतीय क्षेत्र में ही है, ठीक है। कार्डिलेरा का जो क्षेत्र कल जो हम बात कर रहे थे वहीं, ठीक है। ये जो बोलिवियन प्लेटू है ये क्या है? अंतर पर्वतीय पठार। कल हमने जो किया था, पहाड़ों के बीच में जो पठार पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। तो यहाँ पर ये जो बोलिवियन प्लेटू है ये क्या है? अंतर पर्वतीय पठार है, ठीक है। और यहीं पर एक झील पाया जाता है टीटीकाका झील, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। और नीचे है लेक पोपो झील, ठीक है। लेक पोपो जो है वो क्या है? मीठा झील है, लेक पोपो मीठा झील है। और यहाँ जो टीटीकाका है ये क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर झील हमने किया था कैसे निर्मित होता है? जब ज्वालामुखी का मुख क्या होता है, वहाँ ज्वालामुखी मृत हो जाता है तो उसका मुख धीरे धीरे क्या होता है? अपर्दन होता है और वो बड़ा रूप धारण कर लेता है। वही क्रेटर लेक है यहाँ पर, लेक टीटीकाका, वहीं पे लिख लीजिएगा क्रेटर झील। और नीचे ये है लेक पोपो, ये है मीठे जल का झील, ठीक है। मिल गया सबको? लेक पोपो नहीं मिला, टीटीकाका के नीचे है पूपो है, हिंदी में इसे पोपो बोला जाता है, ठीक है। किताबों में भी पोपो ही लिखा हुआ है, यूपीएससी में भी ट्रांसलेशन गलत होता है ना। इस्पात का पौधा आया था एक बार, हाँ, स्टील प्लांट का ट्रांसलेशन था इस्पात का पौधा, जो एक मुद्दा बना था बहस का कि हिंदी माध्यम के बच्चे कैसे उत्तर लिखे। इस्पात का पौधा किसी ने पढ़ा ही नहीं था। जो इंग्लिश में देखा स्टील प्लांट वो लिख दिया उत्तर, जो इंग्लिश वाला नहीं देखा वो नहीं लिखा, ठीक है।
उसके नीचे आइए, उसके नीचे है अटाकामा डिजर्ट, दिखा, अटाकामा मरुस्थल। इसका निर्माण क्यों हुआ है? इसका निर्माण क्यों हुआ है? मैंने वायु करवाया था, वहां से सोचिए, वर्षा करवाया था, वर्षा में होता है वृष्टि क्षेत्र, छाया वृष्टि क्षेत्र। तो ये जो आता है छाया वृष्टि क्षेत्र पर, इन क्षेत्रों में कौन सी हवाएं चलती है? अगर इसको हम यहां से देखें तो ये कितना डिग्री है? ये 27 डिग्री है ना? तो यहां से 1.25 इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र है, तो हवाएं यहाँ से दोनों साइड में चली जाती है, तो वर्षा जो है यहाँ पर नहीं होती, छाया वृष्टि क्षेत्र का बनता है, जिसकी वजह से कौन चीज? अटाकामा, ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर अवस्थित है। ये दिखा अटाकामा 20 डिग्री है, 20 डिग्री के नीचे ये क्या है? मकर रेखा है ना? मकर रेखा पर ही अवस्थित है अटाकामा डिजर्ट। मिला? ये है मकर रेखा, यहाँ नहीं है तो लिख लीजिए, नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है। अटाकामा हो गया। नहीं मिला सबको? फिजिकल वाले पे देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल पे नहीं दिखेगा। उसके बाद नीचे जाइए, नीचे एक गल्फ है, गल्फ ऑफ पेनास, गल्फ ऑफ पेनास, इसको हाईलाइट कीजिए, गल्फ ऑफ पेनास। और एक यहाँ है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, ठीक है, मैगलन जल डमरू मध्य, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? मैगलन, मैगलन जो है मतलब ये जो स्ट्रीट है, विश्व का जब परिभ्रमण किया गया था जहाज से, तो पहली बार इसी रास्ते से ही, मतलब यहीं से गुजरा गया था, जहाज जो थी इसी स्ट्रीट से गुजरी थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैगलन स्ट्रीट। जो जहाज थी, जहाज का नाम ही यही था, मैगलन, ठीक है। पहली बार जब परिभ्रमण किया गया था विश्व का, ठीक है। उसके बाद इसी के बगल में एक गल्फ है, यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है। और इसके ऊपर है गल्फ ऑफ सेंट मार्टियाज, ठीक है, सेंट मार्टियाज, ठीक है। और यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, पेटागोनिया का पठार। मिला सबको? पेटागोनिया का पठार, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज के पश्चिम में पेटागोनिया का पठार, ठीक है। नहीं मिला सबको? ये पठार है, ठीक है। उसके बाद एक पठार आता है यहाँ ब्राज़ील में, ब्राज़ीलियन पठार, ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये पठार है, ठीक है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। हाँ, हाईलैंड का हिंदी होता है उच्च भूमि, ठीक है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि ये क्या है? एक पठार है। और एक और पठार इसके ऊपर पाया जाता है यहाँ, प्लेटू ऑफ बार्बोरेमा, ठीक है, दिख गया? प्लेटू ऑफ बार्बोरेमा, बार्बोरेमा का पठार, ठीक है। मिला सबको? और एक पठार यहाँ है, प्लेटू ऑफ माटो ग्रोसो,
बीच में है प्लेटू ऑफ माटो ग्रोसो। ठीक है, मिल गया सबको। ये कुछ भूमि है फ्रेंच गुआना, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी पठार ही है। यहाँ गुआना लिखा हुआ है, ये रहा गुआना दिखा। यहीं पर पाया जाता है एंजल फॉल, एंजल फॉल, ठीक है, जल प्रपात, एंजल जल प्रपात, एंजल जल प्रपात। ठीक है, मिल गया। अब नदियों को देखें, नोटबुक में सबको नोट करवाऊंगा मैं, पहले हाईलाइट कर लीजिए, जगह देख लीजिए। सब ऊपर से ही देखते हैं। यहाँ देखिए एक नदी है ओरिनोको, यहाँ पर एक नदी है ओरिनोको, ओरिनोको गुआना के पास में ही है, ओरिनोको। नहीं मिला, नहीं मिला। वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में देखिए ओरिनोको। ठीक है, नहीं मिला। कोई है जिसको नहीं मिला? चलिए उसके नीचे आइए। सबसे मुख्य नदी अमेजन, ये रहा अमेजन। लिखा 3 जगह है, नदी एक ही है, लंबी है, इसलिए अलग अलग जगहों पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी जल क्षमता के आधार पर। ठीक है, और इधर आएंगे तो इसका जो बेसिन है अमेजन बेसिन, ये विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा बेसिन अमेजन बेसिन है। यहीं पर लिख लीजिए एटलस पर ही, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, अमेजन के नीचे एक नदी है पुरुष, दिखा, अमेजन की सहायक नदी है पुरुष। और यहीं पर एक है मेदेरा। ठीक है, मेदेरा, कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए आप। ठीक है, ये सहायक नदी है। ठीक है, एक जो बड़ी नदी होती है, बहुत सारे सहायक नदियों के मिलने के बाद से उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद एक नदी यहाँ है टोकांटिन्स, टोकांटिस, ये जो कैंपोस का क्षेत्र है टोकांटिस, यहाँ दिखा टोकांटिस। और इसी के बगल में एक नदी है आरागुवैया, आरागुवैया। ठीक है, एक देश है उरुग्वे, ठीक है, उसी के नाम पर इस नदी का भी नाम रखा गया है। ठीक है, मिल गया सबको? ये वाला आरागुवैया यहाँ लिखा हुआ है, नीचे है उरुग्वे नदी, पराग्वे नदी, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए नीचे आइए। यहाँ एक नदी है पराना। ठीक है, पराना नदी। और उसके पश्चिम में देखें तो कौन सा है? पराग्वे नदी।
पराग्वे नदी, ये जो पराना नदी है ये भी बॉर्डर बनाती है, पराग्वे नदी है ये भी बॉर्डर बनाती है। और इसी के बगल में है ये एक नदी जिसका नाम है पिल्को-मायो, ठीक है, पिल्को-मेयो या पिल्को-मायो, ये भी बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये तीनों नदियाँ जो है पराना, पराग्वे और पिल्को-मायो, ये तीनों नदियाँ देश की बॉर्डर बनाती है, ठीक है। मिल गया सबको? कौन सी? पराग्वे के, और आप जाइए पश्चिम में, पराग्वे के पश्चिम में ग्रान चाको है, ग्रान चाको के बगल में, ठीक है। ग्रान चाको क्या है? ग्रान चाको घास भूमि है जिसको क्षेत्रीय भाषा में ग्रान चाको बोलते हैं। 4 प्रकार के क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उन चारों का नाम भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हो गया। यहाँ है उरुग्वे नदी, उरुग्वे मिला, और यहीं पर एक लेक है, लेक पोटोज, लेक पेटोज है, लेक पेटोज, और उसके नीचे है लेक मिरिम, ठीक है। लेक पोटोज, लेक पेटोज, पेटोग झील और मिरिम झील, ठीक है। उसके बाद नीचे 2 और नदियां हैं, एक है कोलोरेडो, कोलोरेडो, और दूसरा नेग्रो, कोलोरेडो और नेग्रो, ठीक है। एक सहायक नदी है कोलोरेडो की यहाँ पर, सेलेडो, ठीक है, सेलेडो, ठीक है। तो इतनी सारी नदियाँ प्रमुख है, सबके बारे में नहीं जानना, बहुत सारी नदियाँ है। अब कोई नदी न्यूज़ में आती है तो उसको एक बार देख लेने हैं, बाकी बस ध्यान रखने हैं कि इतनी सारी नदियाँ है, ठीक है। हो गया सबका हाईलाइट? हो गया। चलिए अब एक बार देखते हैं इसकी स्थिति, उसी के आधार पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो सारे हम स्थिति के आधार पर ही देखेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ से गुजर रही है, तो जहाँ 0 डिग्री गुजरती है उसके आसपास के क्षेत्र 10 से 20 डिग्री तक क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा, और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाएगी, और इसी अधिकता की वजह से यहाँ पर अमेजन जंगल पाया जाता है, अमेजन वन, विश्व का सबसे बड़ा वन बोला जाता है, इसे विश्व का फेफड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने भी ऑक्सीजन बनाया जाता है इसके द्वारा 20% इसी जो वन है इसके द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे विश्व का फेफड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये विषुवतीय क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। करंट में मुद्दा है, ठीक है, वहाँ पे आग लगी हुई है लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर वन की कटाई भी बहुत बड़ी मात्रा में की गई थी, ठीक है, अभी भी जारी है, करंट का मुद्दा है, आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो नीचे आने पे क्या होगा, ये जो इलाका है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो वन कौन से पाए जाएंगे, जो हमारा कनाडा साइड में पाया जाता था टुंड्रा वाला, वो सारे वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। टैगा वन, टुंड्रा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बीच में आए, ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा पाया जाता था, मिश्रित वन, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में विस्तृत वन भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ
यहाँ पर है लानोस, दिखाई दे रहा है सबको, उसको हाईलाइट कर लीजिए। और लानोस क्या है, यहाँ है लानोस और इधर क्या है, कैंपोस। ठीक है, यहाँ है लानोस, यहाँ है कैंपोस। ये दोनों कौन से घास के मैदान है, ये लानोस है और यहाँ कैंपोस। ये दोनों सवाना प्रकार की घास भूमियाँ हैं। ठीक है, सवाना प्रकार की घास भूमियाँ हैं, दोनों पे लिख लीजिए, लानोस और यहाँ पर कैंपोस। ठीक है, एक और घास भूमि पाई जाती है, इस बीच वाले क्षेत्र को सालवास बोलते हैं। ठीक है, सालवास का क्षेत्र। और एक घास भूमि है नीचे यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं पंपास, और ये कौन सी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, यहाँ एक घास पाई जाती है, घास का नाम है अल्फा अल्फा। ठीक है, ये पंपास क्षेत्र में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। और ये जो घास है पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो पशुओं को ग्रो करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा देश है, यहाँ पर उरुग्वे। ठीक है, और ये अर्जेंटीना। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस घास की अधिकता की वजह से यहाँ का जो मुख्य बिजनेस है वो क्या है, पशुपालन। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। ठीक है, अब एक बार आप लोग मैप निकालिए पॉलिटिकल, बगल में ही होगा, पॉलिटिकल पे ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, मिनास गेरेस एक जगह का नाम है। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को देखिए, यहाँ पे जो भी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा खनिज तत्व पाया जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए। और सबसे ज़्यादा लौह अयस्क यहीं पर पाया जाता है। लौह अयस्क का खजाना, इसे लोहे के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर रियो डे जेनेरियो दिख रहा है, रियो डे जेनेरियो दिखा, रियो डे जेनेरियो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके पास का ये जितने भी क्षेत्र है पूरा पेंसिल से घेरा लगा के लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है पूरे दक्षिणी अमेरिका में, और इसे लोहे का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से सबसे विकसित जो यहाँ पर शहर है रियो डे जेनेरो है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर रियो डे जेनेरो है। ठीक है, रियो डे जेनेरियो। ठीक है, इन क्षेत्रों में लोहे के साथ साथ तांबा भी पाया जाता है बड़े मात्रा में। ठीक है, और यहीं पर एक जगह है सांटोस, दिख रहा है, रियो डे जेनेरो के बगल में है, पश्चिम में सांटोस दिखा। इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहीं पर लिख लीजिए कॉफ़ी पोर्ट, बंदरगाह, कॉफ़ी का बंदरगाह, कहवा का बंदरगाह। सांटोस दिखा सबको, साओ पाउलो दिख रहा है, साओ पाउलो, उसी के बगल में है सांटोस। ये शहर है, नहीं है, नहीं है तो इसको हाईलाइट कीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ। ये है रियो डे जेनेरो, उसके लेफ्ट में पश्चिम में जाएंगे तो सांटोस मिलेगा। ठीक है, नहीं है तो वहाँ पर लिख लीजिए, और इसे कहवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप है उसी में दिया हुआ है। ठीक है,
ये मैंने नहीं दिलवाया है, सर के द्वारा दिलवाया गया है। कोई बात ना, कोई जगह नहीं है तो आप लिख लीजिए। एटलस सारे अच्छे होते हैं, मैं कभी किसी एटलस की बुराई नहीं करता, सारे एटलस अच्छे हैं, ठीक है। कोई ऐसा जगह, देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 एटलस आपके पास होना चाहिए। एक एटलस में कई जगह होता है जो दूसरे एटलस में नहीं मिलता, और दूसरे में कई ऐसे जगह होते हैं जो पहले वाले में नहीं मिलेगा, तो कम से कम 2 एटलस से अध्ययन करना जरूरी है। आप बहुत ज़्यादा बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्षेत्र देखिए। अब यहाँ ऊपर के क्षेत्र में आइए, ब्राज़ील के ऊपर ये जो सूरीनेम गुआना जो क्षेत्र है, सूरीनेम गुआना का क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ पर पाया जाता है, तो यहीं पर लिख लीजिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए बॉक्साइट का क्षेत्र, ठीक है, गुआना और सूरीनेम, ठीक है, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट, ठीक है। हाँ, दोनों देशों में बॉक्साइट का क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद यहाँ आइए, मैगडेलिना बेसिन मिला सबको, मैगडेलिना बेसिन, मैगडेलिना नदी मिली, यहाँ है, ठीक है। कोलंबिया में एक बेसिन है मैगडेलिना बेसिन, यहाँ पे ये जो नदी दिख रही है, हाँ सारे चीज हाईलाइट करवा रहा हूँ, लिखवाऊंगा मैं। किसमें? उसमें दे रखा है, मैं इस लैंड पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये छोटे छोटे लिखे हुए क्या समझेंगे, इसमें जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़ा क्षेत्र मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, उसके बाद से सबको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है मैगडेलिना, ठीक है। ये नदी जो दिख रही है इस पे नाम नहीं है, ये जो नदी है मैगडेलिना, ठीक है। और इसका जो बेसिन है, इस बेसिन में तेल का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए तेल का क्षेत्र, मैगडेलिना बेसिन, हाँ ठीक है, मैगडेलिना बेसिन। नहीं मिला? नदी दिखा? ये लेक मोरकैबो मिला, लेक मैराकैबो, वहाँ से जो नदी गुजरती है यहाँ, यही नदी है मैगडेलिना, और इसी का जो ये बेसिन है, यहाँ पर तेल का भंडार पाया जाता है। हाँ, सेंटा मार्टा जो है उसी के बगल में, वो जो बेसिन, सेंटा मार्टा भी इसी के बेसिन में बसा हुआ है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में तेल पाए जाते हैं। हाँ, मैगडेलिना, मैगडेलिना, ठीक है। और उसके बाद ये वेनेजुएला का क्षेत्र है, यहाँ पर तेल का भंडार पाया जाता है। टेरिनाडो और टोबैगो है, यहाँ पर भी तेल का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक है और भारत भी यहाँ से तेल आयात करता है, ठीक है। क्या चीज़? हर देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ से करे। सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता था? ईरान से, तो ईरान पे प्रतिबंध लगा हुआ है। हाँ, अब यूएसए से करेगा, लेकिन केवल वहीं से नहीं करेगा, बाकी अन्य देश से, खाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से भी तेल का आयात करेगा, ठीक है। क्या चीज़?
वेनेजुएला में ये जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में तेलों का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर आप लोग हाईलाइट करके पेंसिल से ही लिख दीजिए तेल का भंडार। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तेलों की बात करें तो एक है इक्वाडोर। इक्वाडोर में भी तेल पाए जाते हैं। ठीक है, इक्वाडोर में भी लिख लीजिए, यहाँ पर तेल पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। और एक और तेल क्षेत्र देखें तो अर्जेंटीना में भी तेल का क्षेत्र है एक, वहाँ हाईलाइट कर लीजिए। ओरान, यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है ओरान, इस मैप पर नहीं दिया हुआ, अगर आप पे हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए यहाँ पर ओरान। ठीक है, यहाँ बॉर्डर के पास ही है। ठीक है, जहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, अर्जेंटीना में तेल क्षेत्र है ओरान। ठीक है, अर्जेंटीना में दो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जहां पर तेल उत्पादित किया जाता है, ओरान हो गया, लिख लिया सबने। और एक क्षेत्र है, नीचे आइए, दक्षिण में, दक्षिण में ये दिख रहा है कोमोरोडो रिवाडेविया। कोमोरोडो रिवाडेविया ये भी है, यहाँ पर भी तेल उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए कोमोडोरो रिवाडेविया, तेल उत्पादन यहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, तेल हो गया। कॉफी पोर्ट लिख लिया आप लोगों ने, लॉव अयस्क इस साइड वाला लिख लिए, इधर भी लॉव अयस्क पाए जाते हैं, उसको भी हाईलाइट कीजिए। यहां सेंटियागो दिख रहा है आपको, सेंटियागो, चील की राजधानी सेंटियागो। ठीक है, यहां पर एक जगह है टलटाल, ये दिख रहा है टलटाल, दिखा टलटाल, हाँ, अब इसको हम क्या पढ़े, TAL लिखा है, टालटल टालटाल कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए, हमें जगह से मतलब है, ये है। और एक जगह है यहाँ है ओवाले, मैप पर नहीं दे रहा, ये जो ला सेरेना है, ला सेरेना से थोड़ा सा नीचे है ओवाले। ठीक है, तो ये टेल्टाल से लेकर ला सेरेना, इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लौ के क्षेत्र पाए जाते हैं, टालटाल से लेकर ला सेरेना तक। ठीक है, ला सेरेना से थोड़ा सा नीचे एक जगह है ओवाले। ठीक है, ओवाले नहीं है तो ला सेरेना लिख लीजिए, टालटाल से लेकर ला सेरेना तक लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, लौह अयस्क की एक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहीं दिख रहा है एक टालका, सेंटियागो के नीचे टालका। ठीक है, टालका से एक नीचे जगह है चेक्विन, यहाँ पर अगर लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए चेक्विन। चेक्विन, यहाँ पर तांबा का भंडार पाया जाता है, चेक्विन। हाँ, चिलोन कुछ अलग है, तांबा का भंडार जहाँ पाया जाता है उसका नाम है चेक्विन। ठीक है, CHEQUEN, चेक्विन। ये टालका के नीचे यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसमें नाम नहीं है। ठीक है, चेक्विन, जहाँ तांबा का भंडार है वहाँ का नाम है चेक्विन। ठीक है, चिलियन है तो वहाँ पर चेक्विन आप लिख लीजिए, चेक्विन। ठीक है, सारे हो गए। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी
जो सारे हमने हाईलाइट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बस लिखते हुए चलने हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। हमने रेगुलारिटी के साथ नहीं देखा, कभी लौह अयस्क एक क्षेत्र में जो पाए जाते थे वो हमने देखा। अब यहाँ पर रेगुलारिटी से लिखते हुए चलेंगे, यानी कि नदियाँ लिखेंगे तो नदियाँ, ठीक है, पठार लिखेंगे तो पठार, ठीक है। तो नोटबुक निकाल लीजिए और लाइन से लिखते हुए चलते हैं। एक बार ये वाला आप लोग मैप देख लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है। मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका का नाम आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो मध्य अमेरिका में कौन देश आते हैं, लैटिन अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं, उसके लिए ये मैप है, ठीक है। केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में ये जो बीच के जो देश हैं, ठीक है, सातों, इन सातों देशों को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, जिसके अंतर्गत ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा आते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम मैक्सिको को जोड़ देते हैं तो मैक्सिको को जोड़ के ये 7 + 1 8, इन 8 देशों को मिलाकर मध्य अमेरिका बोला जाता है, ठीक है, मध्य अमेरिका। और इसमें हम अगर दक्षिण अमेरिका को जोड़ देते हैं, कैरेबियन द्वीप समूह को जोड़ देते हैं, तो इन सबको हम मिलाकर बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, केंद्रीय अमेरिका में ये 7 देश है, ठीक है, 7 देश, और इस 7 में एक हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, मध्य अमेरिका और ये कैरेबियन द्वीप समूह को, तो इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। और इसमें हम जब दक्षिण अमेरिका को जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका। नहीं, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। कौन, ये कोई मैप नहीं है, बुक का मैप है, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोगों के पास नहीं होगा वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्या वहाँ पृथ्वी जो ये घूम रही है वहाँ भी वहीं घूमेगी। चलिए लिखिए, पॉइंट वाइज लिखेंगे, छोटा छोटा, ठीक है। अगर महाद्वीप को देखें तो ये विश्व का कौन से नंबर पे आता है, बड़े की दृष्टिकोण से देखें तो 4थे नंबर पर, ठीक है। तो यहीं से लिखना प्रारंभ करते हैं, पॉइंट वाइज लिखिए। विश्व का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप, मैं इतना लिखवा दूंगा कि जो एसएससी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वहां भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये सच्चाई है कि सभी आईएएस नहीं बनेंगे, ठीक है। इस सच्चाई को ध्यान में रख के चले, क्योंकि हर साल उतनी वैकेंसी आती है, लेकिन हर साल वैकेंसी कम आती है। कितना, पिछली बार 700 के आसपास आया था और भरने वाले 10 लाख लोग हैं, जिसमें से 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। हाँ, क्या चीज़ पक्का है ना, पक्का बना लिए तो होना ही होना है, लेकिन एक बात सच्चाई है, सबकी नहीं होनी, ठीक है। इसलिए जब तक एज है, इसके साथ साथ अगर आपका वही टारगेट है तो उसी पे फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। उत्तर लेखन शैली होनी चाहिए, तभी आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ मेरा हो सकता है, ठीक है। और उत्तर लेखन शैली में जो ये डिटेल से डिटेल्स जो डाल देते हैं अगर बीच में, तो उससे थोड़े नंबर आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हुए चलते हैं। विश्व का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। आकृति देखें तो इसकी त्रिभुजाकार आकृति है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विस्तार लिख लीजिए, इसका विस्तार, हाँ कौन कौन सा है नहीं पता,
चौथा, ये चौथा है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका हमने किया, ये चौथा सबसे बड़ा है जो हमने कर रखा है। ठीक है, विस्तार लिखिए। उत्तर में कैरेबियन सागर से, ठीक है, कैरेबियन सागर, उत्तर में कैरेबियन सागर से, उत्तर पूर्व में अटलांटिक, उत्तर पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर तक, पश्चिम में प्रशांत महासागर तक। ठीक है, इसकी अगर आकृति देखें तो मध्य भाग में सबसे ज़्यादा चौड़ा है और दक्षिणी भाग में जाते जाते ये संकरा होते जाता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या देखें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्र पर। हाँ या ना तो बोलिए। पहाड़ी क्षेत्र पर नहीं होगा, यहाँ के पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो यहाँ पर तो जंगल ही पाया जाता है विषुवत वृत्त के आसपास। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और उसमें भी अधिकतर कहाँ? तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में, और ये बीच वाला जो मैदानी एरिया है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सघन आबादी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च भूमि है और इधर पहाड़ी है, इधर जंगल ही है। ठीक है, इधर जाए तो इधर क्या है? जनसंख्या बहुत ही विरल पाई जाती है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एवरेज है उससे भी बहुत ज़्यादा विरल। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसको जो हम विभाजित किए थे, उत्तरी अमेरिका के 4 विभाग, विभाग नहीं लिखिए, विभाग ही लिख लीजिए। उत्तरी अमेरिका के 4 विभाग, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, 4 विभाग हमने डिवाइड किया था। पहला पश्चिमी पर्वतमाला, पश्चिमी पर्वतमाला, दूसरी मध्यवर्ती मैदान, दूसरी मध्यवर्ती मैदान, तीसरी पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, और चौथी तटीय पट्टी, चौथी तटीय पट्टी। ठीक है, इसमें आगे लिखिए, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 8850 किलोमीटर लंबी है। उत्तर से दक्षिण की ओर 8850 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची, और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, यहां पर लिख लीजिए, और तीनों हमने हाईलाइट कर लिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल। ठीक है, सेंट्रल। एंडीज पर्वत की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, तीनों हाईलाइट कर लिया, वहां पर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। हाँ, तीनों का नाम है, पहला है वेस्टर्न कार्डिलेरा, वेस्टर्न कार्डिलेरा, सेंट्रल कार्डिलेरा और ईस्टर्न कार्डिलेरा। वेस्टर्न कार्डिलेरा, सेंट्रल कार्डिलेरा और ईस्टर्न कार्डिलेरा। ठीक है,
आगे लिखिए, इन पर्वतमालाओं के मध्य मतलब यहाँ जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, मध्य अंतः पर्वतीय पठार पाए जाते हैं, अंतः पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। हाँ, ये किसने बोला? हमेशा पर्वतों के अंदर ही पाए जाएंगे। एक मैदानी क्षेत्रों के बीच में भी पठार पाए जाते हैं ना। तो इसको हमने क्या लिखा? अंतः पर्वतीय, यानी कि पर्वतों के बीच में जो पठार पाए जाते हैं वो। पठार मैदानों के बीच में भी पाए जाते हैं, समुद्र और मैदान के बीच में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि अंतः पर्वतीय पठार पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल है बोलीविया का पठार, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, बोलीविया का पठार, ये क्या है? अंतः पर्वतीय पठार है। हाँ, बोलीविया में ही है। और बोलीविया जो है वो क्या है? बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। स्थल रुद्ध से भी प्रश्न मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये मेंशन कर लीजिए, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। हाँ, क्या चीज़? वो भी अंतर्रुद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? बोलीविया, ठीक है। आगे लिखिए, एकांकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी है, ऊंचा शिखर है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, शिखर है। इस पर्वतमाला में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं। इस पर्वतमाला में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं। कोटोपैक्सी उपस्थित हैं। कोटोपैक्सी कहाँ है? ये इक्वाडोर में, ठीक है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पैराग्राफ बदल के लिखिए, अब मैदानी क्षेत्रों के बारे में लिख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य मैदान की स्थिति, दक्षिण अमेरिका में मध्य मैदान की स्थिति एंडीज तथा पूर्वी उच्च भूमि, एंडीज तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य है। एंडीज तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य है, जिसका निर्माण ओरिनिको, अमेजन, ये सारी जो नदियां हमने देखा, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जिसका निर्माण अमेजन, ओरिनोको तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, जो अफ्रीका में अवस्थित जायरे बेसिन से 2 गुना है। जो अफ्रीका में अवस्थित जायरे बेसिन से 2 गुना है। हाँ, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, जो अफ्रीका में अवस्थित जायरे बेसिन से 2 गुना बड़ा है। सर, इसका अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हाँ, जो हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। अमेजन थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा।
मतलब जितनी नदियाँ निकलती है सारी एंडीज से ही निकलती है, ठीक है। अमेजन अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, अमेजन का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है जब ये 3 नदियाँ का पानी आकर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। कौन सी, ये कौन सी है, इसमें जूम नहीं हो पा रहा सही से, ठीक है। ये निग्रो है, इसका नाम क्या है, मारानोन, ठीक है, मैरानोन, और अगला है, नाम भी तो अच्छे अच्छे हैं, यू नहीं है ये, ठीक है। ये तीनों नदियां जब आकर मिलती है तो यहाँ से अमेजन नदी का प्रारंभ होता है, ठीक है। और ये जल धारण क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए जितनी भी नदियां हैं सारा किसी न किसी हिमानियों से ही निकलता है। ऊपर यहाँ पर बर्फ जमे हुए, वहीं बर्फ जब पिघलती है, क्या चीज़, बारिश नहीं होती। 0 डिग्री से क्या मतलब, उसी टाइम बताया था ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6000 से 7000 मीटर के आसपास है। उतनी ऊंचाई पे क्या होगा, 4500 मीटर के ऊपर जाने पर हिम पाए जाते हैं, और यहाँ पर 6000 से 7000 है, तो हिम नहीं पाए जाएंगे। हाँ, तापमान ज़्यादा है, तो बाकी जगहों पे जहाँ पर 4400 पे हिम पाया जाता है, यहाँ पर 4600 पे पाया जाएगा, लेकिन पाया तो जाएगा क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था किलिमंजारो का, कि ऊंचाई होने के साथ भी क्या है, वहाँ पर बर्फ़ जमे होते हैं, जबकि विषुवत रेखा पर वो अवस्थित है, ठीक है। तो बर्फ़, जो भी नदियां है बर्फ के गलने से, साथ ही ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर वर्षा भी होगी तो यहाँ वर्षा कम होगी, वर्षा तो यहीं होगा ना, क्योंकि जो सघन, जो वो संघनन होता है कहाँ होता है, 2500 मीटर से ऊपर होता है, और यहाँ की ऊंचाई कितनी है, 6000 7000, तो ऊपर चढ़ के तो वहाँ संघनित नहीं होगा ना, ठीक है। तो चाहे वो विषुवत रेखा पर अवस्थित हो या फिर शीतोष्ण कटिबंध में, ऊंचाई के साथ जितनी हम ऊपर जाएंगे बर्फ की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, जल की मात्रा की दृष्टिकोण से या फिर जल क्षमता के आधार पर अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पूर्वी उच्च भूमि के बारे में लिख रहे हैं। पूर्वी उच्च भूमि में गुयाना तथा ब्राज़ील के पठार को सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी उच्च भूमि में गुयाना तथा ब्राज़ील के पठार को सम्मिलित किया जाता है। ये प्राचीनतम चट्टानों के साथ नवीन लावा प्रवाह से निर्मित संरचना है। ये प्राचीनतम चट्टानों के साथ नवीन लावा प्रवाह से निर्मित संरचना है या फिर संरचना का क्षेत्र है। नवीन लावा प्रवाह से निर्मित संरचना का क्षेत्र है। इस उच्च प्रदेश में रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध बंदरगाह है। रियो डे जेनेरियो प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक है, ये जो हमने लिखा प्राचीनतम चट्टान के साथ साथ लावा का प्रवाह है, इसी की वजह से यहाँ पर सबसे अत्यधिक खनिज पाई जाती है। ठीक है, इस उच्च प्रदेश में रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध बंदरगाह है। पूर्वी उच्च भूमि में एंजिल जल प्रपात अवस्थित है। और ये किस लिए फेमस है?
एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात अवस्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल हाईलाइट करवाया था मैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर से। जलवायु के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित होने के कारण, उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप की जलवायु गर्म है। इस महाद्वीप की जलवायु गर्म है। विषुवत वृत्त के निकट, विषुवत वृत्त के निकट अमेजन नदी की द्रोणी है। विषुवत वृत्त के निकट, विषुवत वृत्त के नीचे निकट, बार बार रिपीट करने में मैं सेंटेंस भूल भी जाता हूँ। ठीक है, निकट अमेजन नदी की द्रोणी है। द्रोणी, ठीक है, द्रोणी मतलब जिन क्षेत्रों में ये बहाव चलता है इसका। ठीक है, अगर देखा जाए तो 0 डिग्री ये है। ठीक है, और ये अमेजन है, दिख रहा है। ये पूरा क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में पूरा इसका बहाव क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्रोणी। ठीक है, आगे लिखिए। इन क्षेत्रों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है जहां वर्ष भर वर्षा होती है, जहां वर्ष भर वर्षा होती है तथा तापमान उच्च रहता है, तथा तापमान उच्च रहता है। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिन्हें स्थानीय स्तर पर सिलवास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उसको स्थानीय स्तर पर सिलवास कहा जाता है। रबड़ के वृक्षों का यह मूल स्थान है। रबड़ का वृक्ष पहली बार यहीं, मतलब मूल स्थान माना जाएगा रबड़ के वृक्ष का। रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान यही है। यहाँ विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाली वृक्ष, यहाँ विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाले वृक्ष, और वृक्ष का नाम है वालसा, वालसा पाई जाती है। वालसा पाई जाती है। आगे लिखिए। अमेजन वनों के उत्तर तथा दक्षिण में, अमेजन वनों के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहां सवाना प्रकार की घास की उपस्थिति है। सवाना प्रकार की घास की उपस्थिति है जिसे लानोस और कैंपोस कहा जाता है। उत्तर वाले को लानोस और दक्षिण वाले को
कैंपोस कहा जाता है। हाँ, स्थानीय भाषा में, ठीक है, स्थानीय स्तर पर उत्तर वाले को लानोस और दक्षिण वाले को कैंपोस कहा जाता है। आगे लिखिए, अर्जेंटीना के उत्तर में तथा पराग्वे के पश्चिम में, अर्जेंटीना के उत्तर में तथा पराग्वे के पश्चिम में निम्न भूमि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। रिपीट करूं, अर्जेंटीना के उत्तर में तथा पराग्वे के पश्चिम में निम्न भूमि प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, ठीक है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण, वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में घने वन और घास भूमि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में घने वन एवं घास भूमि पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ग्रान चाको कहते हैं, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में ग्रान चाको कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल की स्थिति इसी क्षेत्र में है। आटाकामा मरुस्थल की स्थिति इसी क्षेत्र में है। आटाकामा, ठीक है। आगे लिखिए, आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में, आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों में है ओक, अखरोट, अंजीर, चेस्टनट, ठीक है। वृक्ष मत लिखिए, पहले लिख चुके हैं। आगे लिखिए, उत्तरी चिली, उत्तरी चिली में मरुस्थलीय जलवायु के विपरीत, उत्तरी चिली में मरुस्थलीय जलवायु के विपरीत दक्षिण चिली में, उत्तरी चिली में मरुस्थलीय जलवायु के विपरीत दक्षिणी चिली में शीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां वर्ष भर हल्की वर्षा होती रहती है। शीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां वर्ष भर हल्की वर्षा होती रहती है। यह जलवायु सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, यह जलवायु सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जहाँ शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं, जहाँ शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। ब्राज़ील के मध्यवर्ती मैदान, ब्राज़ील के
मध्यवर्ती मैदान में स्थित घास भूमि कैंपोस के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्र है। कैंपोस के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्र है। शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्र है जिसे पंपास कहा जाता है। जिसे पंपास कहा जाता है। ठीक है। पंपास घास भूमि के दक्षिण में, पंपास घास भूमि के दक्षिण में पेटागोनिया मरुस्थल का विस्तार है। पेटागोनिया मरुस्थल का विस्तार है जो वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। जब मैं वर्षा करवा रहा था तब बताया था कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा यानी कि पवनाभिमुख जो क्षेत्र होगा वहाँ पर वर्षा होगी, लेकिन जब पवन ये आगे बढ़ती जाएगी तो वर्षा की मात्रा उसके साथ कम होता जाएगा। और वैसी क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा समाप्त हो जाती है या बहुत ही निम्न मात्रा में पाई जाती है, वैसे क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वृष्टि छाया का क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए आगे लिखिए। आगे दक्षिण अमेरिका के, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कृषि के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के 10% भाग पर कृषि की जाती है। 10% भाग पर कृषि की जाती है, जिसमें से अधिकांश क्षेत्र अर्जेंटीना तथा उरुग्वे है। अर्जेंटीना तथा उरुग्वे है। गेहूं व मक्का दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्य फसल है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील व अर्जेंटीना में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील व अर्जेंटीना में होता है। अगला पॉइंट, प्रमुख नकदी फसलों में कोको, कहवा, केला तथा गन्ना है। प्रमुख नकदी फसलों में कोको, कहवा, केला तथा गन्ना है। ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर विश्व में कहवा के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वाडोर विश्व में कहवा के सबसे बड़े उत्पादक हैं।
कहवा के बड़े बागानों को क्या बोला जाता है? कहवा के बड़े बड़े जो बागान होते हैं उसे फजेंडा बोलते हैं। ठीक है, मेंशन कर लीजिए नोट में या फिर ब्रैकेट में डाल लीजिए। ठीक है, कहवा के बड़े बड़े क्षेत्र को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा क्या हुआ? बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं, उसको बोलते हैं फजेंडा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए अल्फा अल्फा घास। अल्फा अल्फा घास का उत्पादन पंपास क्षेत्र में होता है। अल्फा अल्फा घास का उत्पादन पंपास क्षेत्रों में होता है, जो पशुओं की स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसलिए यह क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ जो देश है एक उरुग्वे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। और वहाँ के हमारे यहाँ जो पशु को पालते हैं वो जब उसको चराने के लिए ले जाते हैं तो साथ में वो होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई लोग नहीं जाता। वहाँ पे शायद उनका जो सींग होता है उस पर चिप लगाया जाता है, जिससे लोकेशन से पता चलता है कि उनकी जो मवेशियाँ है वो कहाँ है। ठीक है, तो इस चीज़ को उद्योग के रूप में वहाँ पर देखा जाता है, और या मतलब इस क्षेत्र में पशुपालन के क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अगला लिखिए मांस उद्योग में अर्जेंटीना प्रमुख है। अर्जेंटीना प्रमुख है, जो विश्व में मांस उद्योग में अर्जेंटीना प्रमुख है, जो विश्व में मांस उत्पादों के निर्यात में अग्रणी है। भेड़ पालन अर्जेंटीना व चिली में होता है। भेड़ पालन अर्जेंटीना व चिली में होता है। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन का महत्वपूर्ण देश है। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन का महत्वपूर्ण देश है। कपास की कृषि ब्राज़ील पेरू अर्जेंटीना तथा इक्वेडोर। ब्राज़ील पेरू अर्जेंटीना तथा इक्वेडोर में होती है। कोलंबिया व ब्राज़ील प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। कोलंबिया व ब्राज़ील प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संसाधन के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, संसाधन के बारे में लिख रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वेनेजुएला त्रिनिदाद व टोबैगो अभी तो मेंशन करवाए देश है, तेल उत्पादक देशों के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, वेनेजुएला त्रिनिदाद व टोबैगो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं। वेनेजुएला त्रिनिदाद व टोबैगो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं। इसके अलावा कोलंबिया अर्जेंटीना तथा पेरू में भी तेल खनन किया जाता है।
तेल में पूरे संपूर्ण तेल को पेट्रोलियम ही बोला जाता है, फिर उसमें से जो इच्छा वो निकाले। ठीक है। कोलंबिया, अर्जेंटीना तथा पेरू में भी तेल खनन किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ जगह मैंने मेंशन करवा दिया, यहाँ नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे माराकाइबो झील लिखवाया था। ठीक है, ओरिनोका बेसिन, ये सारा चीज़ मैंने दिखा दिया। आगे लिखिए, दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। यहाँ वेनेजुएला, चिली, पेरू व ब्राज़ील में लौह अयस्क खनन किया जाता है। ब्राज़ील, पेरू, चिली, वेनेजुएला में लौह अयस्क खनन किया जाता है, जिसमें से वेनेजुएला लौह अयस्क उत्पादन में पूरे महाद्वीप पर, यानी कि इस दक्षिणी महाद्वीप की बात हो रही है, पूरे महाद्वीप पर प्रथम स्थान में है। प्रथम स्थान पर लिखिएगा, प्रथम स्थान पर है। आगे लिखिए, तांबे का उत्पादन प्रमुख रूप से चिली में किया जाता है। प्रमुख रूप से चिली में किया जाता है। आगे लिखिए, तीन मुख्यतः बोलिविया तथा ब्राज़ील में पाया जाता है। तीन मुख्यतः बोलिविया तथा ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील में अमेजन बेसिन में तांबे का खनन होता है। अमेजन बेसिन में तांबे का खनन होता है। अटाकामा मरुस्थल, आगे अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का बड़ा भंडार है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का बड़ा भंडार है तथा चिली सबसे बड़ा उत्पादक, हाँ, आगे लिखिए, बॉक्साइट लिखवाया था, लिख लीजिए इसमें, गुयाना तथा सूरीनाम प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। गुयाना तथा सूरीनाम प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। चिली, आगे लिखिए अगला, चिली, कोलंबिया तथा ब्राज़ील मुख्य कोयला उत्पादक देश हैं। चिली, कोलंबिया तथा ब्राज़ील मुख्य कोयला उत्पादक देश हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोग भी पाए जाते हैं, उसमें कुछ कैटेगरी है। जैसे अगर देखें,
अमेरिकन इंडियन, अश्वेत व यूरोपीय लोग, इतने प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जिसमें उनका नाम भी दिया गया, जैसे मेस्टिजो। ठीक है, मेस्टिजो जो लोग हैं वो इंडियन तथा यूरोपीय प्रजाति के मिश्रण से बने हैं। ठीक है, या तो माता या पिता दोनों में से कोई होगा, इंडिया और मान लीजिए माता इंडिया का और पिता यूरोप का, इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो शैतान है उस सॉरी संतान सॉरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बच्चे शैतान होते हैं। ठीक है, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे बोला जाता है क्या, मेस्टिजो। ठीक है, उसके बाद अगला है मुलाटो। मुलाटो जो है वो अश्वेत लोग और यूरोपीय लोग, ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से जो संतान उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं मुलाटो। और अगला है जेम्बो, जो अश्वेत और इंडियन इन दोनों के मिलने से, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा दिखा देगा। ठीक है, अब यूरोपीय और इंडियन दोनों मिलेंगे तो कैसा होगा, यूरोपीय एकदम गोरे होते हैं, इंडियन बीच वाले होते हैं, तो थोड़ा सा दोनों के बीच में हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं बहुत ही कुछ काले लोग पाए जाते हैं, तो काले और गोरे दोनों मिक्स होंगे तो इंडियन वाले जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन इंडियन और काले दोनों मिक्स होंगे तो कैसे होंगे, इंडिया वाले से भी काले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लीजिए, मेस्टिजो और इसमें डैश दे के लिखिए, इंडियन तथा यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से वेस्टिजो, इंडियन तथा यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न संतान लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। ठीक है, इंडियन तथा यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से। अगला लिखिए मुलाटो, मुलाटो, हाँ ठीक है, और इसमें लिखिए डैश दे के, अश्वेत तथा यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से, अश्वेत तथा यूरोपीय प्रजाति के मिश्रण से। और अगला लिखिए जेम्बो, इसमें लिखिए अश्वेत तथा इंडियन के मिश्रण से, अश्वेत तथा इंडियन के मिश्रण से 3 प्रकार के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग भी होंगे। आगे लिखिए इसी में, इन मिश्रित प्रजातियों में मेजिस्टो की संख्या सबसे अधिक है, मेजिस्टो की संख्या सबसे अधिक है। इंडियन वाले ठीक है, जनसंख्या लिखवाऊं, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ जाइएगा कि जिन क्षेत्रों में, वैसे क्षेत्र, ये वाले जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ जनसंख्या नहीं होगी या विरल होगी, ये जंगली क्षेत्र है तो यहाँ भी जनसंख्या नहीं होगी या विरल होगी, यहाँ तो होगी लेकिन विरल होगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ब्राज़ील। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है, तथा सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, तथा सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, अर्जेंटीना तथा पराग्वे है, अर्जेंटीना तथा पराग्वे है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। साओ पोलो दिखाया था शहर, हाँ कॉफ़ी के पास ही था। साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर, साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर
वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। नगरीय समूह के मतलब वहाँ आसपास में बहुत सारे नगर थे। ठीक है, तो साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का या फिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। और ये कहाँ अवस्थित है? मकर रेखा पर अवस्थित है। तो ये भी साथ में मेंशन कर लीजिए, जो मकर रेखा पर अवस्थित है। आगे लिखिए इसी में, दक्षिण अमेरिका में मांस उद्योग समृद्ध है। दक्षिण अमेरिका में मांस उद्योग समृद्ध है। अर्जेंटीना के अधिकतर उद्योग पशुपालन व कृषि से प्राप्त कच्चे माल से संबंधित है। अर्जेंटीना का अधिकतर उद्योग कृषि व पशुपालन से प्राप्त कच्चे मालों से संबंधित है। उरुग्वे में चारागाहों की अधिकता है। उरुग्वे में चारागाहों की अधिकता है, जहां पशुपालन एवं पशु उत्पाद प्रमुख व्यवसाय है। उरुग्वे में चारागाहों की अधिकता है, जहां पशुपालन एवं पशु उत्पाद प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, आगे लिखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अधिकता ब्राज़ील में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अधिकता ब्राज़ील में है। आगे लिखिए, रियो डी जेनेरो तथा साओ पोलो के मध्य लौह इस्पात केंद्र की अवस्थिति है। आगे लिखिए, वस्त्र उद्योग की अवस्थिति साओ पोलो, मिनास गिरास तथा तटीय क्षेत्रों में है। साओ पोलो, मिनास गिरास तथा तटीय क्षेत्रों में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो इससे संबंधित थी। इसी के साथ हमारा दक्षिणी अमेरिका भी आज कंप्लीट होता है। ठीक है, मैप करने के बाद से उसको रखने नहीं है, डेली देखने हैं। डेली देखने से एक दो बार जो मैं लिखवाया हूँ साथ में पढ़ लीजिए, उसके बाद डेली देखिए। पहले देखिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा देखने में। ठीक है, मैं सारी चीज़ें हाईलाइट करवा दिया तो अब समय कम लगेगा देखने में, और डेली देखेंगे तो एक टाइम में इतना आ जाएगा कि 1 मिनट में आप पूरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैप है, देखने से माइंड में याद होता है, और जब सारी चीज़ें उसमें छप जाएगी तो मैप देखते ही उसमें इंडिकेशन आएगा कि ये जगह यहाँ है। ठीक है, तो मिनटों में भी हम पूरे देख सकते हैं। ठीक है, कल हम करेंगे अफ्रीका। तो आप लोगों का होमवर्क है अफ्रीका को देख के आने। अफ्रीका में जितने भी देश हैं
सारे देशों को एक बार चिन्हित करके आने हैं। कितने देश है अफ्रीका में? 54। ठीक है, अफ्रीका में 54 देश है। इन सब में तो कम कम थे, इजिली याद हो गया। अब 54 को कैसे याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कल, देशों के नाम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए